नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने केमिस्ट्री पर डिस्कस किया था। केमिस्ट्री के चैप्टर क्रमांक 1 सॉलिड स्टेट टॉस विलियन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक से लेकर दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न तक जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियन सॉल्यूशन, जो चैप्टर क्रमांक 2 आपका केमिस्ट्री का है। दोस्तों, केमिस्ट्री विलियन सॉल्यूशन, इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अति लघुत्तरात्मक से लेकर लघुत्तरात्मक तक कौन कौन से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, तो दोस्तों लिख रखा है, हेडिंग आपको भी दिख रहा है, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 विलियन सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 बोर्ड परीक्षा वाले जरूर रट लो, 100% पक्का आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए पहले, और आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, करते हैं क्लास को स्टार्ट आपका बिना समय गवाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गैसीय विलयन का उदाहरण है। गैसीय विलयन का उदाहरण: ए जल में घुली हुई ऑक्सीजन, बी तांबे का सोने में विलयन, सी है पारे का सोडियम के साथ अमलगम, डी है कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। तो इन चारों में से कौन सा गैसीय विलयन का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों, आप चारों में से कौन सा आपको गैसीय विलयन का उदाहरण है? तो इसका एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन क्रमांक 1 है, उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन क्रमांक 1। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। और जो पारे का सोडियम के साथ अमलगम है वो टॉस विलयन का उदाहरण है, जिसमें द्रव विलय है। विलय क्या है? द्रव है पारे वाले में, और टॉस विलायक है। जबकि कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन अगर एग्जाम्पल दे दे और विलय और विलायक के लिए पूछे तो इसमें विलय टॉस और विलायक क्या है? गैस है। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 2 पर। निम्नलिखित में से या निम्न में से आदर्श विलयन का गुण नहीं है, यानी इनमें से गुण है बाकी 3 और एक गुण नहीं है, वो कौन सा है? डेल एच बराबर 0, यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मिश्रण होता है, वो क्या 0 होता है? आदर्श विलयन में होता है। डेल वी बराबर 0 भी होता है। डेल वी डज नॉट इक्वल टू 0 अनादर्श विलयन में होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी आंसर सही है दोस्तों, आपको पता है क्योंकि अनादर्श विलयन में होता है। तो सी आंसर इसका क्या है? सही है। क्वेश्चन क्रमांक 3 है आपके सामने, विलयन किसे कहते हैं? एक टॉस विलयन का उदाहरण लिखिए जिसमें विलय गैस हो, यानी विलय गैस होना चाहिए और विलायक ठोस द्रव गैस, तीनों में से कौन सा भी हो जाना चाहिए, लेकिन विलयन ठोस होना चाहिए। तो देखिए, पहले विलयन की परिभाषा लिखनी। इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में आंसर लिखा जाता है। विलयन हेडिंग लगाना है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? विलयन कहलाता है। अब टॉस विलयन के उदाहरण कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। दोस्तों, ये टॉस विलयन का उदाहरण है जिसमें विलय क्या है? गैस है, और पैलेडियम हाइड्रोजन गैस है, जबकि पैलेडियम क्या है? टॉस है। अब आप सोच रहे होंगे विलायक क्या होता है? दोस्तों, ये विलायक होता है जो अवयव में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर पैलेडियम अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो इसे कहते हैं विलायक टॉस। तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, इसका ये क्या होता है? एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन क्रमांक 4 लिख रखा है, मोललता और मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोललता को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। तो पहले हेडिंग लगानी है, मोललता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। विलय क्या होता है? कम, तो अधिक में क्या मिलाना? कम। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता स्मॉल एम कहलाती। अब आप फॉर्मूला भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूला होता है विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। किसमें? विलायक का द्रव्यमान किसमें आएगा? किलोग्राम में, ध्यान रखना है। यदि आपने 1 किलोग्राम नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगली है मोलरता। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता यानी कैपिटल एम। देखिए, आप ध्यान रखना, मोलरता होती है वो 1 किलोग्राम विलायक में होती है, जबकि मोलरता 1 लीटर विलयन में होती है। विलय के मोलों की संख्या, मोलरता विलय के मोल बटा विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। तो नोट करिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब बात करते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक 5। क्वेश्चन क्रमांक 5 है आपके सामने, हेनरी के नियम को लिखिए और इसके आधार पर ग्राफ भी बनाइए। दोस्तों बोर्ड परीक्षा में आपके 1 या 2 नंबर का केमिस्ट्री में ग्राफ बनाने का अवश्य आएगा, 100% आएगा और फिजिक्स में भी आएगा। तो हेनरी के नियम को लिखिए, पहले हेडिंग लगाना है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहता है इस नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब क्या होता है, आंशिक दाब P, उस विलयन में गैस के मोल अंश अक्स के समानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी गैस का आंशिक दाब P किसके समानुपाती होता है, एक्स के, यानी आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, यहाँ यानी P प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी P बराबर। अब यहाँ से यदि मैं समानुपाती के साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है हेनरी के नियम में KH, जिसे कहते हैं हेनरी नियम में हेनरी स्थिरांक। तो P बराबर KH गुणा एक्स। अब क्या पूछ रहा है, इसके आधार पर ग्राफ। अब ग्राफ देखिए किस किस के मध्य बनेगा, आंशिक दाब और मोल अंश के, आंशिक दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ। तो लिखिए आंशिक दाब और मोल अंश के मध्य ग्राफ। अब मैंने आपको जब फिजिक्स पढ़ाया था तब भी आपको पता है, यदि यहाँ पर समानुपाती का साइन आ जाए तो आपको ऐसे समझ जाना है कि ये जो ग्राफ की रेखा होगी वो किस प्रकार जाएगी, ऊपर जाएगी। जबकि जो वो आएगा व्युत्क्रमानुपाती, मान लीजिए P प्रोपोर्शनल टू 1/x आ जाता, तब ग्राफ कौन सा होता है दोस्तों, तब ग्राफ होता है इस प्रकार का, ये रफ कार्य में समझ लेना, इस प्रकार का ग्राफ होता है, इस प्रकार का ग्राफ होता है, यानी ऊपर से वैल्यू घटती जाती है। तो यहाँ पर देखिए आंशिक दाब और मोल अंश, यदि आंशिक दाब बढ़ेगा तो मोल अंश भी बढ़ेगा, यदि मोल अंश घटेगा तो आंशिक दाब भी घटेगा, यानी दोनों की वैल्यू एक ही रहेगी, यानी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन क्रमांक 6 दिख रहा है आपको, न्यूमेरिकल। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, मोलरता कैपिटल M की गणना करो, जिसमें 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, 450 ml विलयन में घुला हुआ है। क्या ज्ञात करना है आपको, पहले लिखिए, दिया है, न्यूमेरिकल को इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों, दिया है 5 ग्राम NaOH 450 ग्राम, ये जो दे रखा है भार दे रखा है, भार बराबर क्या दे रखा है, 5 ग्राम, 5 ग्राम। और विलयन का आयतन क्या दे रखा है, दे रखा है मुझे विलयन का आयतन। दोस्तों यदि आप ऐसे परीक्षा में हल करोगे तो आपको बाकी प्रश्न में अवश्य फायदा मिलेगा, और आपके अगले क्वेश्चन में भी जो आधा नंबर 1/4 नंबर करता है वो उनकी कटने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि इसको न्यूमेरिकल भी आता है, यानी इसकी मैथमेटिक्स भी ठीक है। तो देखिए विलयन का आयतन लीटर में। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट, ज्ञात करना है, आप लिखिए ज्ञात करना है कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क, ये मुझे ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है मेरे पास, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो पहले मैं इसका मोल ज्ञात कर लेता हूं, तो यहां लिखिए NaOH के मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मोल का होता है भार बटा अणुभार, यह आपने कक्षा 11 में पढ़ा था और 12 में भी पढ़ा है आपने, भार बटा अणुभार, भार बटा क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। अब यहां से इसका भार क्वेश्चन में दे रखा है 5 ग्राम NaOH, जबकि अणुभार क्या होता है, अणुभार आपको निकालना है। आप यहां लिखिए चूंकि NaOH का अणुभार, या नीचे लिखिए, देखिए चूंकि NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार कितना है, देखिए Na सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है दोस्तों Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 8 होता है ना, वो क्या होता है परमाणु क्रमांक, और जो हाइड्रोजन का है वो कितना हो जाएगा 1। तो 23 और 17 कितना हो जाएगा 40, 23 + 16 + 1 40 हो जाएगा। ठीक है, तो NaOH के मोल कितने आ गए, NaOH के मोल भार कितना है 5 बटा
ये क्या है 40, 5/40। यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो देखिए पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, 5 से 1/8 आ जाएगा। अब तो यहाँ से NaOH के मोल, अब इसमें एक में 0.125 आ जाएगा, 0.125 आ जाएगा यदि आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब ये मोल आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का फॉर्मूला देखिए, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है दोस्तों विले के मोल बटा विलियन का आयतन, विले के मोल बटा विलियन का आयतन। बटा विलियन का आयतन, विले के मोल बटा विलियन का आयतन। आयतन किसमें, लीटर में, यहां लिख देता हूं मैं LTR, लीटर में। तो देखिए अब आपको क्या लगाना है, विलियन के मोल, विले के मोल यानी NaOH के मोल कितना आया 0.125। तो यहां से मैं ब्लू पेन से करता हूं दोस्तों, m बराबर क्या आया 0.125 बटा विलयन का आयतन। अब आयतन मुझे कितना दिया हुआ है 450 ml। अब यदि मैं 450 ml दिया है तो इस ml को मुझे किस में बनाना है, ml को मुझे लीटर में बनाना है। तो मुझे लीटर में बनाने के लिए किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 का। तो यहाँ से कैपिटल M बराबर हो जाएगा 0.125 गुणा 1000 बटा 450, 450। तो दोस्तों यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1000, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.1 वो ये कितना हो जाएगा 125 बटा 450। यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी दोस्तों, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 0.278, यानी कैपिटल M कितना आया 0.278 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। इसका क्या होता है, मोल लीटर। इसकी इकाई मोल लीटर इनवर्स कैसे आया दोस्तों, विले के मोल, मोल किस में आते हैं मोल, तो मोल, और आयतन लीटर में तो लीटर, या इसे मोल बटा लीटर लिख सकता हूँ। ऊपर लेके आ गया मैं, कितना हो गया 0.278 मोल लीटर इनवर्स। और यदि आप बुक में देखोगे तो 0.278 मोल डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर की पावर -3 आ रहा है दोस्तों। 1 लीटर में 1000 डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। तो मैं यहाँ पर आपका जो ये आंसर है ये भी करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप बोर्ड परीक्षा में इतना करके आ जाते हो तो भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो आप लिख दीजिए तब विलियन की मोलरता 0.278 मोल लीटर इनवर्स है। क्वेश्चन क्रमांक 7 देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राउल्ट के नियम को ग्राफ सहित समझाइए, राउल्ट के नियम को ग्राफ सहित समझाइए। तो यहां से राउल्ट का नियम क्या कहता है वो देखिए। राउल्ट का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। विलयन के मोल अंश, मोल अंश क्या होता है x, जबकि आंशिक दाब p, उसके क्या होता है समानुपात। इसमें दो वाष्पशील द्रव 1 और 2 है, मान लीजिए 1 और 2, जिनके आंशिक दाब क्रमशः P1 और P2 है, आंशिक दाब तो ये है, और मोलंश क्रमशः x1 और क्या है x2 है, 2 वाष्पशील है। जब विलय, मान लीजिए एक विलय वाष्पशील है और अब मान लीजिए विलय क्या बन जाता है अवाष्पशील। तो P1 विलायक का वाष्पदाब x1, P1 विलायक का वाष्पदाब तो क्या है, विलायक का वाष्पदाब P1, x1 मोलंश है, और P1 नोट शुद्ध अवस्था का क्या है, वाष्पदाब है। तो देखिए यहां से P1 क्या है, विलायक का वाष्पदाब, x1 किसके समानुपाती होता है, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोलंश के समानुपाती, मोलंश x1 के समानुपाती। अब राउल्ट के नियम में यदि मैं x1 यहाँ से समानुपाती का हटाता हूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है P1 नोट, इसे क्या कहते हैं P1 नोट। तो ये P1 नोट आ जाता है दोस्तों। मैंने ओनली अवाष्पशील द्रव में ही देखा, अवाष्पशील विलय में ही, तो ये फॉर्मूला आया है मेरे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ सही समझाइए। तो देखिए ग्राफ भी, ग्राफ देख लीजिए दोस्तों, विलायक का वाष्पदाब और मोल अंश के मध्य ग्राफ। क्या आया था फॉर्मूला, P प्रोपोर्शनल टू x, यानी वाष्पदाब इधर और क्या है मोल अंश, यानी x का विलायक है। अब यदि समानुपाती होता तब मैंने बताया था कि ग्राफ ऊपर चढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, P1 नोट था वो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब था, तो ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब इस कांस्टेंट वैल्यू एक आती है, वहां पर मुझे क्या होता है, प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये इसका डायग्राम बनाना पड़ता है आपको। तो दोस्तों ग्राफ का एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करो। बोर्ड परीक्षा में आपके जो केमिस्ट्री है उसमें से 2 क्वेश्चन दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके अंतर के जरूर आएंगे। केमिस्ट्री में तो जरूर आएंगे, फिजिक्स में आ भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन यहाँ पर तो आएंगे आपके अवश्य केमिस्ट्री में। तो है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करो। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, इस प्रकार हेडिंग लगानी है। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, इधर क्या हो जाएगी क्रम संख्या कि कितने अंतर हैं। तो पहला आदर्श विलयन का है ताप और दाब की सभी सीमाओं पर। आदर्श विलयन क्या होता है, ताप और दाब की सभी सीमाओं पर राउल्ट के नियम की पालन करते हैं। दोस्तों कुछ टीचर इसे राउल्ट का नियम भी लिखा देते हैं, राउल्ट का नियम भी लिखते हैं, लेकिन ये मेन राउल्ट का नियम होता है, ध्यान रखना ये। जबकि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालना नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसमें अवयवों को मिश्रण करने पर डेल एच यानी एंथैल्पी का जो मिश्रण होगा वो 0 आ जाएगा, यानी 2 अवयवों को मिलाने पर। जबकि अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं आता है। डेल वी आयतन का मिश्रण भी इसमें 0 आता है, आदर्श विलयन में इसमें नहीं आता है। अब इसमें ध्यान रखना विलयन में ए बी का जो आकर्षण होगा वो ए और ए बी एक समान होते हैं, जबकि इसमें द्रव ए और द्रव बी, द्रव कौन कौन से हैं ए और बी, को मिलाने पर आकर्षण ए और बी के समान नहीं होगा। ये इसमें ये अंतर है, ये 4 अंतर है दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उतारना चाहे तो उतार लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परासरण दाब किसे कहते हैं, नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, नामांकित चित्र परासरण दाब का, इसलिए मैंने लिया है। तो इसका पहले हेडिंग लगाना है परासरण दाब। विलयन के अणुओं पर लगाया गया बाहरी दाब, विलयन के अणुओं पर लगाया गया बाहरी दाब जिससे विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम द्वारा विलयन में प्रवेश रोका जा सके, परासरण दाब कहलाता है। यानी विलयन के अणुओं पर लगाया गया बाहरी दाब जिससे विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में प्रवेश रोका जा सके, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर विलयन ए और बी 2 पात्र हैं मेरे पास, उनमें विलयन भरा हुआ है, ए पात्र और बी पात्र। इन दोनों के मध्य एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली है। यदि इस विलयन को मैं इधर जाने से रोकता हूं और इसका विलयन का इधर जाने से रोकता हूं, इसलिए मैंने एक बाहरी अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम ली है, जिसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं, बाहरी दाब। अब यदि मैं इस बाहरी दाब को भी लगाता हूं तो अभी मैं एसपीएम ले लेता हूं, एसपीएम ले रहा हूं, तो ये यहाँ से इधर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक झिल्ली लगी हुई है जो इस विलयन को इधर आने से क्या करता है, रोकता है। यही क्या है, परासरण दाब। अब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में दोस्तों क्या कारण है, ऐसे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में, इनमें सभी में आते हैं। तो क्वेश्चन क्रमांक 10 है, क्या कारण है कि ठोस विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम होता है, क्यों? ठोस विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम होता है, क्यों? तो इसका आंसर है शुद्ध विलायक में सतह पर केवल विलायक के अणु पाए जाते हैं। शुद्ध विलायक में सतह पर केवल विलायक के अणु पाए जाते हैं तथा सभी अणु क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी वाष्पित हो जाते हैं। परंतु जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलायक अणुओं के मध्य अवाष्पशील ठोस कण भी उपस्थित रहते हैं। यानी जब शुद्ध विलायक में केवल विलायक के अणु पाए जाते हैं तभी अणु तो वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन अवाष्पशील मिला दिया जाए यदि तो कुछ कण क्या रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। और जो अणु शेष रहते हैं उनके कारण जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल विलायक अणुओं की संख्या कम होती है, जिससे वाष्प दाब कम हो जाता है। ये कारण है, जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल विलायक अणुओं की संख्या कम होती है, जिससे वाष्प दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक 11 है। क्वेश्चन क्रमांक 11 है, हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। ओनली 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो पहले मैंने हेडिंग लगाई है, हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग निम्न है। तो पहला नियम कहता है हेनरी का, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए दाब उच्च और निम्न ताप रखा जाता है। यानी दाब तो उच्च होना चाहिए और ताप क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र या अधिक ऊंचाई पर वायु का दबाव कम होता है। पहाड़ी क्षेत्र और अधिक ऊंचाई पर वायु का क्या होता है, दबाव कम होता है, इसलिए रक्त में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा कम होती है। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे तो वायु का दबाव कम होगा। यानी यदि आप ऊपर जाते हो चंद्रमा पर, जैसे मान लीजिए, तो पृथ्वी का 1/6 भारी रह जाता है, ये आपको पता है। तो रक्त में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा भी कम होगी यदि भार कम है।
तो पर्वतारोही व ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के मध्य एक समस्या पाई जाती है, एनाक्सिया नामक समस्या, या इसे बीमारी भी कह सकते हैं। एनाक्सिया नामक बीमारी का सामना करना पड़ता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन क्रमांक 11 तक। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, चाहे आप कहाँ से भी हो दोस्तों, हम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोज़।